पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सर्चिंग कर सकते हैं। कई बिजनेस अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अर्थात आप बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं ई कॉमर्स की सहायता से। इसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्थान पर बैठा हुआ टीचर दूसरे स्थान पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे सकता है और वहीं से स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा स्थान है। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन मैचेस देख सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इंटरनेट के इस अध्याय के भाग में हम देखेंगे कि इंटरनेट के लाभ क्या हैं और इसके लिए मुख्य किन किन चीजों की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ हम इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर शामिल हैं और कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा न केवल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, बल्कि सर्विसेज का आदान प्रदान भी हो सकता है। और इसके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम बात करें कि इंटरनेट हमें क्यों जरूरी है, तो इसके लाभों से हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े लाभ की, इंफॉर्मेशन। हम किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी समय और कितनी भी जानकारी हम इंटरनेट से ले सकते हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है और इसलिए हम इसको आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। जो जानकारी है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट अर्थात अक्षरों में, वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियोस में, और ऑडियो फॉर्मेट यानी कि ऑडियो फाइल्स में भी उपलब्ध रहती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम सर्च इंजन्स कहते हैं। जो मुख्य सर्च इंजन्स हैं उनमें सबसे प्रमुख है गूगल, याहू और बिंग। इन सर्च इंजन्स का प्रयोग करते हुए आप अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक बहुत ही आसान माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए। हमारे पास इंटरनेट पे मुख्यतः ईमेल, चैटिंग, मैसेजिंग, पोस्टिंग तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज रहती हैं, जिसमें ईमेल फैसिलिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंतर्गत आप अपनी ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंस्टेंटली दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है। आप ईमेल में अपना मैसेज लिखते हैं और जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त हो जाती है दूसरी तरफ। इसी तरह से एक चैटिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जिसके अंतर्गत आप बातचीत कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसमें दूसरा व्यक्ति आपसे काफी दूर बैठा हो सकता है। आपके पास 3 तरह की मुख्य चैटिंग अवेलेबल रहती है। सबसे प्रमुख है टेक्सचुअल चैटिंग, जिसमें आप टाइप कर करके इंफॉर्मेशन या मैसेज को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह की चैटिंग में वॉइस चैटिंग अवेलेबल रहती है, जिसमें आप बोल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह। और तीसरी चैटिंग जो हमारे पास अवेलेबल रहती है वो है वीडियो चैटिंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बातचीत करते हुए अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं और इस तरह की चैटिंग को वीडियो चैटिंग कहते हैं। इस तरह से हमारे पास आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक और ऑरकुट। इन फेसबुक और ऑरकुट वेबसाइट से आप न केवल अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, खोज सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि उनको मैसेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम आज इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल छोटे और बड़े बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑनलाइन होना चाहता है। उसका कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस से एक तो उसकी एरिया ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, दूसरा उसके पास किसी भी तरह का अगर ऑफिस नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो भी वो अपना बिजनेस वेबसाइट के साथ चला सकता है। ई कॉमर्स में प्रमुख आपके पास उदाहरण के तौर पे होम शॉप 18 और नापतोल.com जैसी वेबसाइट्स हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी वेबसाइट से देख के मंगवा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और जिसमें
लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इंटरनेट आज के समय में बहुत ही बढ़िया ई कॉमर्स का एक माध्यम बन गया है। इंटरनेट में ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आपको अब लंबी लंबी लाइनों में बैंकों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जॉब पाने के लिए घर से ही बायोडाटा सेंड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स जॉब रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है, जिसमें जैसे ही जॉब आती है आपके ईमेल अकाउंट पे उसकी सूचना आपको भेज दी जाती है। इसके साथ ही आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसमें आप रेलवे टिकट्स हो या मूवी टिकट्स हो, घर पे बैठे बैठे ही खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टेलीफोन बिल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, तो ये सभी चीजें आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इंटरनेट में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, जो कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा वरदान है। इन सब चीजों के पश्चात एक मुख्य चीज जो एंटरटेनमेंट है, वो भी इंटरनेट से आपको अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कारण से अपना सीरियल नहीं देख पाए या मूवीज नहीं देख पाए, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सीरियल्स और मूवीज देखने की मदद करती हैं, जैसे कि youtube.com, जिसमें आप अपना मनचाहा सीरियल कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां ऑनलाइन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और अब तो वेबसाइट्स ऑनलाइन क्रिकेट मैचेस भी लाइव टेलीकास्ट करती हैं। आप घर बैठे बैठे मैचेस भी देख सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑनलाइन गेम्स भी अवेलेबल रहती हैं। आप घर बैठे बैठे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि कहीं और बैठा है, उसके साथ मिलके एक ही वेबसाइट पे गेम्स खेल सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा आभास देती है कि आप दोनों एक ही स्थान पे गेम खेल रहे हैं। इंटरनेट ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है इंटरनेट के द्वारा। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और आजकल बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन ही अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आप इंटरनेट से बैठे बैठे कहीं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। इंटरनेट सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हम जानकारी लेंगे, ताकि जब हम इंटरनेट प्रयोग करें तो उन सब चीजों की जानकारी हमें रहे जो इंटरनेट सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट की एक सबसे बेसिक टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अर्थात लिखे हुए अक्षरों में, ऑडियो अर्थात आवाज में, वीडियो और एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ ये आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो एक फिक्स तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पेजेस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी हर बार मिलती है आपको। लेकिन कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन साथ साथ बदलती रहती है, जैसे एक रेलवे रिजर्वेशन का पेज जो जैसे ही सीटें बुक होती हैं या कैंसिल होती हैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ऐसे ही क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट वेब पेज, जिसमें स्कोर्स जैसे जैसे बदलता है उसकी स्कोरिंग की जानकारी आपको वेब पेज पे अवेलेबल रहती है। तो वेब पेज एक माध्यम है आपको इंफॉर्मेशन देने का। वेबसाइट क्या होती है? यदि हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, अर्थात बहुत सारे वेब पेजेस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक यूनिट में बांध दिया जाए तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है। वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है, और इसको हम और ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहती है वेब पेजेस के रूप में, जो कि इकट्ठी कर दी जाती है और ये एक वेबसाइट कहलाती है। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है, उस वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग रिप्रेजेंट करता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक कार्य हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे रेलवे की वेबसाइट, जिसमें आप रेलवे की टिकटिंग की जानकारी ले सकते हैं, उनकी ट्रेन सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से एयर टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट अलग हो सकती है, जिसमें एयर टिकट्स खरीदी जा सकती हैं और उनको रिजर्व किया जा सकता है। तो वेबसाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो मुख्यतः वेब पेजेस से बनी होती है। जैसे हमने बात की कि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन रखी रहती है। यदि हम बात करें होम पेज की, होम पेज वो वेब पेज होता है जो सबसे पहले आपके सामने
खुलता है। यानी कि जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होम पेज कहलाता है, जिस पे बाकी पूरी वेबसाइट में जाने के लिए लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इस तरह से होम पेज एक तरह से सबसे पहला पेज होता है वेबसाइट का, जो आपके सामने खुलता है जब आप वेबसाइट खोलते हैं, और ये आपको एक इंडेक्स जैसी फैसिलिटी देता है जिसमें आप बाकी पेजेस पे वहीं से जा सकते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज आपके पास उपलब्ध रहता है वो एक होम पेज रहता है, परंतु बाकी पेजेस पे जाने के लिए वहां पे लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इन लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उस तरह के पेज पे आपको ले जाया जाता है, और इस तरह के लिंक्स का प्रयोग करके आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। जब आप एक लिंक पे क्लिक करके दूसरा पेज खोलते हैं तो हो सकता है उसमें भी काफी सारे लिंक्स अवेलेबल रहें जो आपको अन्य पेजेस पे ले जाएं। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ब्राउजर कहते हैं। मुख्यतः आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप विंडोज के साथ अवेलेबल रहता है वो मिल जाता है। आप चाहें तो गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं और तीनों ब्राउजर्स हैं जिनका प्रयोग हम वेबसाइट्स खोलने के लिए करते हैं। एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग करने के लिए उसका एड्रेस अलग रखा जाता है। हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। वेबसाइट के एड्रेस को URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे पास वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे www.google.com। यहाँ पे www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को इंडिकेट करता है, जबकि गूगल जो है वो एक वेबसाइट का नाम है। .com इसकी टाइप की जानकारी देता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है, जिसमें कॉम एक कमर्शियल वेबसाइट की जानकारी देता है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको ब्राउजर में इस वेबसाइट का एड्रेस डालना जरूरी रहता है। जिस भी वेबसाइट का आप एड्रेस ब्राउजर के एड्रेस बार में डालते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं उस वेबसाइट को आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। यहां हम वेब एड्रेसेस को एक बार फिर से जान लेते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसमें यदि हम यहां ध्यान दें तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, http:// है और उसके बाद www.yahoo.com। इसमें सबसे पहला भाग http:// ये आपको ये जानकारी देता है कि वेबसाइट की जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक स्पेशल रूल को फॉलो किया गया है, जो रूल है HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के साथ दूसरा जो भाग है www, ये जानकारी देता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेबसाइट का नाम। यहाँ पे हम वेबसाइट www. के पश्चात हम वेबसाइट का नाम डालते हैं। ये वेबसाइट का नाम अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग होता है। एक ही नाम से एक वेबसाइट ही अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पे याहू जो है वो एक वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट जैसे .com, ये टाइप ऑफ वेबसाइट की जानकारी देता है, वेबसाइट किस प्रकार की है। COM जो है वो कमर्शियल वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर पीछे .gov रहता है तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग टाइप ऑफ वेबसाइट को पहचान सकते हैं लास्ट एलिमेंट देखते ही। इस प्रकार से हम वेब एड्रेसेस का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको ब्राउजर्स की आवश्यकता पड़ती है। आपकी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में एक ब्राउजर पहले से ही अवेलेबल रहता है। यदि आप यहाँ स्टार्ट बटन के साथ नीचे देखें तो ये ई जैसा जो निशान है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एक ब्राउजर है जिस सॉफ्टवेयर से आप इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं, ये उसका निशान है। इसी तरह से यदि आप यहाँ देखें तो ये गूगल क्रोम का निशान है, ये भी एक ब्राउजर है, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। यदि आपके पास यहाँ क्विक आइकॉन्स में ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें, आपके सामने स्टार्ट बार खुल जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप देखें, यदि आपने रिसेंटली यूज किया है तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अन्यथा आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स में यदि आप क्लिक करें तो देखें आपके पास यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में ब्राउजर अवेलेबल है। जैसे ही इसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाती है। और यदि आप इस ब्राउजर को देखें ध्यान से तो सबसे ऊपर एक टाइटल बार है, जो वेबसाइट आपके पास खुली हुई है उसका टाइटल यहाँ शो किया जा रहा है। इसी के साथ बेसिक विंडोज के 3 बटन इस तरफ उपलब्ध है, एक क्लोज के लिए
जिससे आप ब्राउजर को बंद कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूं, अब की बार दोबारा मैं यहां से खोल लेता हूं। दूसरा बटन रिस्टोर और मैक्सिमाइज के लिए है और तीसरा मिनिमाइज के लिए है, जो आपके ब्राउजर से हटा के नीचे आइकॉन के बटन में अवेलेबल करवा देगा। आप इस पे दोबारा क्लिक करके फिर से ब्राउजर को खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस कैसे डाला जाता है। आपके पास यहाँ ब्राउजर्स में ऊपर की तरफ वेबसाइट का एड्रेस डालने के लिए एड्रेस बार अवेलेबल रहती है। यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ आप यदि ध्यान दें तो मेरे पास एक पहले से ही एड्रेस अवेलेबल है www.google.co.in, जो ये जानकारी देता है कि मेरे पास गूगल की वेबसाइट अवेलेबल है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ www.yahoo.com एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास yahoo.com की वेबसाइट्स खुल जाती है। तो इस प्रकार से मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स को खोल सकता हूं ब्राउजर्स की सहायता से। यहां यदि आप ध्यान दें तो आपके पास जो yahoo.com खुली है उसमें जो सबसे पहला पेज आपके सामने आया है वो आपका एक होम पेज की तरह है। यहाँ पे हम ब्राउजर के कुछ और बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि आप ऊपर देखें तो ये बैक बटन है जो आपको इससे पिछली वाली वेबसाइट पे ले जाएगा जो आपके पास पहले थी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे पहले गूगल वेबसाइट अवेलेबल थी तो मेरे पास गूगल वेबसाइट अवेलेबल हो गई है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं उसका होम पेज आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक गूगल का होम पेज अवेलेबल हो गया है। यहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग हाइपरलिंक्स पे को क्लिक करके आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे मेरे पास जीमेल का एक लिंक अवेलेबल है। यदि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं जीमेल, जो कि ईमेल एक फैसिलिटी है gmail.com के द्वारा, मैं उस पे जा सकता हूं। इसी तरह से यदि मैं न्यूज जानना चाहता न्यूज हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकता हूं, और यदि मैं वीडियोस देखना चाहता हूं तो यूट्यूब पे क्लिक कर सकता हूं। इस तरह से हर एक हाइपरलिंक एक अलग वेबसाइट या अलग पेज को आपके सामने शो कर देता है। यदि हम गूगल के इस पेज को देखें तो इसमें एक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए एक बॉक्स दिया गया है। जब आप यहाँ कुछ भी लिख के डालते हैं और गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के पास अवेलेबल है वो आपके सामने दिखा देता है, जो कि वेबसाइट एड्रेसेस के रूप में रहती है। अर्थात ये आपको एक तरह से उन वेबसाइट्स के एड्रेस देता है, अर्थात जिस टॉपिक या जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड सभी वेबसाइट्स की एक लिस्ट आपको प्रदान कर देता है, और फिर उन वेबसाइट्स पे जाके आप जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं ताजमहल टाइप करता हूं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास नीचे की तरफ बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी जो एक फिर से हाइपरलिंक फॉर्मेट में है, जैसे ताजमहल विकिपीडिया। ऊपर देखें तो टॉपिक का नाम और नीचे देखें तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस भी दिया जा रहा है। इसी तरह से आपके पास नीचे की तरफ tajmahal.gov.in की वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ताजमहल यूपी टूरिज्म की। इस तरह से आपके पास नीचे तक चले जाएंगे तो काफी सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं आपके, और सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको गूगल ये जानकारी दे रहा है कि इस जो आप वर्ड ढूंढना चाहते थे उससे रिलेटेड काफी सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो आप उन वेबसाइट्स को, और उन वेबसाइट्स का पहला ही पेज आपके सामने है। यहाँ नंबर 2 पे क्लिक करके उन वेबसाइट रिजल्ट्स का दूसरा पेज और फिर तीसरा, और इस तरह से जितने भी पेज चाहें आप वहां से देख सकते हैं जो गूगल ने आपको एज द रिजल्ट दिए हैं। यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास, यदि यहाँ मैं क्लिक करूं तो मेरे पास मेरी ब्राउज़र अवेलेबल हो जाएगी, जिनका प्रयोग मैं पिछली वेबसाइट्स जिन पे पहले गया हूं उनको खोलने के लिए कर सकता हूं, जैसे कि yahoo.com। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं फिर से मेरे पास यहाँ yahoo.com अवेलेबल हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, चाहे तो मेरी जो हिस्ट्री है उसमें से उठा सकता हूँ, और चाहे तो जो पहले मैंने वेबसाइट्स विजिट की हैं उनका एड्रेस यहाँ स्टोर है उनमें से उठा सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ 2 बटन और हैं। सबसे पहला बटन है स्टॉप का। यदि वेबसाइट की प्रोसेसिंग को आप रोकना चाहते हैं तो स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपकी वेबसाइट की जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, अर्थात जितनी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है उतनी ही अवेलेबल रहेगी। और यदि आप चाहते हैं रिफ्रेश करना, अर्थात वेबसाइट्स का कंटेंट यदि आप चाहते हैं रिफ्रेश होके आए तो आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। इससे यदि कुछ चेंजेस हुए हैं साइट में तो आपके पास वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इन 3 बटनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं यहां से बैक कर लेता हूं।
और बैक से फिर से मैं वापस इसी के साथ यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिंग सर्च इंजन का एक बॉक्स दिया गया है। आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके डायरेक्ट यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल खोलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं कुछ ताजमहल की साइट के बारे में यहाँ से जानना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे पास सजेशंस अवेलेबल हो जाते हैं। जिस भी सजेशन पे मैं क्लिक करता हूँ उस तरह का इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ खुल जाता है। बिंग भी एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, तो वो भी आपको साइट्स की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। देखिए मैंने दूसरा पेज खोल दिया है, और सबसे खास बात यहाँ ये भी है कि यहाँ पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ कुछ सजेशन भी दिए गए हैं। जैसे कि सर्च रिलेटेड टू ताजमहल, मैंने एक ताजमहल वर्ड की सर्च की थी, उसके साथ ही यहाँ पे ताजमहल हिस्ट्री, ताजमहल स्टोरी, वॉलपेपर्स, इंफॉर्मेशन, काफी सारे सजेशंस गूगल के द्वारा क्रिएट कर दिए गए हैं, और ये आप इनके द्वारा भी सर्च कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। मान लीजिए मुझे ताजमहल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फिर से मेरे पास सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं google.com का प्रयोग कर सकता हूँ किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। अब हम ब्राउजर की बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पे स्टेटस बार अवेलेबल रहता है, जो आपको बेसिक्स जानकारी देता रहता है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ माउस लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ नीचे की तरफ http://en.wikipedia.org तो ये जानकारी देता है कि ये वेबसाइट है। यदि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो स्टेटस बार से इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से मैं यदि इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ताजमहल आगरा.net की वेबसाइट्स का एड्रेस अवेलेबल है, और यहाँ पे tajmahal.org.uk वेबसाइट का एड्रेस अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं स्टेटस बार से इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। आप चाहे तो आप कंटेंट को जूम करके भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड पे स्टेटस बार के जूम लेवल दिया गया है। आप जूम लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 150 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ साइज जो है वो बड़ा होके आ गया है कंटेंट का, और मैं चाहूँ तो यहाँ से 100 फिर से कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसका साइज कम भी कर सकता हूँ, जैसे 50%। तो इस तरह से आप साइज जो जूम लेवल साइज है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको 100% कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट को जब हम खोलते हैं तो हम उसको डायरेक्टली उस वेबसाइट के प्लेस पे जहां से हमने शुरू किया है वहां पे खोल सकते हैं, या हम उसको अलग टैब में खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ताजमहल सर्च किया था तो मेरे पास काफी सारी वेबसाइट्स हैं नीचे। मैं सबसे पहले वाली वेबसाइट खोलना चाहता हूं। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, जहां मेरे पास एड्रेस में google.co.in लिखा आ रहा है, वहां पे मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें मैंने क्लिक किया है। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो मेरे पास एड्रेस ऊपर बदल गया है, और यहाँ पे वो वेबसाइट खुल गई है जिसको मैंने क्लिक किया था। जिस वेबसाइट के हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया था वो वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल हो गई है। यहाँ से मैं बैक जा सकता हूँ फिर से गूगल पे वापस जाने के लिए। जिस वेबसाइट को मैंने क्लिक किया था उस वेबसाइट का जो कलर है वो पर्पल हो गया है, जबकि बाकी वेबसाइट्स का कलर अभी ब्लू ही है। इसका अर्थ ये है कि जो वेबसाइट्स में विजिट कर चुका हूँ, जिन वेबसाइट्स में जा चुका हूँ, उन वेबसाइट्स का कलर पर्पल हो गया है। ये यही दर्शाता है कि आप इन वेबसाइट्स पे जा चुके हैं। और जो बाकी वेबसाइट्स हैं जिन पे अभी आप नहीं गए हैं और जिनके लिंक्स यहाँ अवेलेबल हैं, वो लिंक्स अभी भी ब्लू कलर में हैं। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो जब आप माउस को यहाँ लेके जाते हैं तो देखिए एक हाथ का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है जो उस वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जानकारी आपको देता है। अर्थात इस टेक्स्ट के साथ एक हाइपरलिंक जुड़ा है जो कि इस वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। आप यदि नीचे वाले टेक्स्ट पे जाएं तो वहां पे कोई भी हाथ अवेलेबल नहीं है, जो ये जानकारी देता है कि ये जो टेक्स्ट है आपका ये हाइपरलिंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, या ये जो टेक्स्ट है ये आपका हाइपरलिंक टेक्स्ट नहीं है। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को टैब्स के रूप में भी खोल सकते हैं। टैब का अर्थ ये है कि जो वेबसाइट आपके पास खुली हुई है वो तो वहीं रहेगी, साथ ही एक अलग स्थान पे अर्थात अलग टैब में आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट को मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ओपन के। ओपन जो आपकी google.com की जगह इस tajblues.com को खोल देगा। ओपन इन न्यू टैब जो आपके इस google.com के साथ एक टैब और ऐड कर देगा जिसमें ताजमहल वाली वेबसाइट खुल जाएगी। और ओपन इन न्यू विंडो
बिल्कुल एक अलग इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। अभी मैं यहाँ ओपन ए न्यू टैब क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि एक टैब आपके पास अवेलेबल हो गई है, ताजमहल टाइटल है जिसमें यदि मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ताजमहल वाली वेबसाइट यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं चाहूं तो फिर से ये पहली वाली वेबसाइट ये जो google.com है, जो मेरी पहली वेबसाइट है, उस पे मैं वापस आ सकता हूं। मुझे सिर्फ इस पहले वाली टैब पे क्लिक करना है। मैं अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी टैब चाहे खोल सकता हूं और एक साथ काफी सारी वेबसाइट्स को देख सकता हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में काफी सारे मेन्यूज भी अवेलेबल हैं जो इस वक्त आपके सामने तो नहीं हैं, लेकिन आप उनको शो कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये देखिए खाली जगह जहां पड़ी हुई है, यहां मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां मेन्यू बार आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मेन्यू बार पे मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास यहां फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स और हेल्प के रूप में मेन्यू से आप बेसिक यूटिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। जैसे फाइल पे यदि आप क्लिक करें तो आप चाहें तो आप अपने वेब पेज को सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। आप इसे ऑफलाइन भी बाद में देख सकते हैं, जिसमें आपका वो कंटेंट जो सेव हुआ है वो कभी भी आप दोबारा देख सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर अटैच है तो आपके पास जो भी आपकी स्क्रीन पे है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। बाद में इंफॉर्मेशन आप उसको पढ़ सकते हैं या आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एडिट में बेसिक यूटिलिटीज हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। यदि आप चाहें तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी साइट के एड्रेस को बाद में याद रखने के लिए कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस एड्रेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां से मैं नोटपैड खोल लेता हूं और इसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, ताकि मुझे जिस एड्रेस से मैंने कंटेंट लिया है या जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं अपने पास सेव करके रख सकता हूं। इसी तरह से आप चाहें तो व्यू में आप टूल बार्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेन्यू बार अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं यहां से, और यदि आपको फिर से चाहिए तो यहां जैसे पहले राइट क्लिक करके मेन्यू बार फिर से ले सकते हैं। व्यू पे आपके पास और भी बार्स हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। जैसे फेवरेट बार मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लोज कर देता हूं, और इसी तरह से कमांड बार भी क्लोज कर देता हूं। और यदि आप फिर से इन बार्स को लाना चाहते हैं तो टूल बार से फिर से इन्हें आसानी से लेके आ सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप चाहें तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। आप यहां से जूम भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने नीचे से किया था। और इसी तरह से आप टेक्स्ट साइज, जो पेज का जो टेक्स्ट साइज है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे इसे मैं लार्जर कर देता हूं तो देखिए मेरे पास जो कंटेंट, जो मेरे पास वेबसाइट्स के जो अक्षर हैं वो बड़े हो गए हैं। फिर से मैं व्यू पे जाके टेक्स्ट साइज को मीडियम कर देता हूं। आप चाहें तो व्यू पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन क्लिक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन से सभी बार्स हट जाएंगी और केवल आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो कंटेंट वाला पार्ट है वही दिखाया जाएगा। आप इसे फिर से छोटा करने के लिए F11 का दोबारा यूज कर सकते हैं। F11 इसकी शॉर्टकट की है। F11 से ही आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और F11 से ही आप इसको दोबारा छोटा कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को यदि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं या विजिट करते हैं तो आप उसको अपने फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए फेवरेट्स मेन्यू पे जाएं, क्लिक करें, ऐड टू फेवरेट कर दें। जिस नाम से आप उस वेबसाइट को अपने पास फेवरेट्स में ऐड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से नया फोल्डर क्रिएट करके भी आप अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ इसे मैं ऐड कर देता हूँ। और दोबारा इस साइट को देखने के लिए यदि आप फेवरेट्स पे जाएं तो नीचे की तरफ यहाँ जो वेबसाइट का जो लिंक है वो अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट टाइम आप यहीं से क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फेवरेट वेबसाइट खोल सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपने जो वेबसाइट्स विजिट की हैं, जिन वेबसाइट्स पे आप गए हैं, उन वेबसाइट्स का रिकॉर्ड अपने ब्राउजर से हटाना चाहते हैं, टूल्स पे जाएं और डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री कर दें। इसके लिए आप शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल शिफ्ट और डेल है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री करते ही आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सारा हटा दिया जाएगा, और जो भी आपने पेज विजिट किए थे वो पेज अब ब्राउजर अपनी मेमोरी में नहीं रखेगा और ना ही कोई उन्हें देख पाएगा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन सबसे लास्ट में है, इंटरनेट ऑप्शंस के रूप में। जब भी आप अपना ब्राउजर खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहला पेज कौन सा है, वो पेज का एड्रेस आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे www.google.co.in है, तो जैसे ही मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ मेरे पास google.co.in का पेज खुल जाता है। आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पेज को बदल सकते हैं। जिस पेज का एड्रेस यहाँ देंगे वो पेज आपके पास सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा जब आप ब्राउजर ओपन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने का बटन है, आप चाहे तो यहाँ पे डिलीट प्रेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन एग्जिट, जब भी आप एग्जिट करें तो डिलीट हो जाए आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ आप इन ऑप्शंस को एप्लीकेबल करने के लिए ओके कर सकते हैं। फाइनली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हेल्प प्रदान की गई है। किसी भी टॉपिक की हेल्प यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड सारी हेल्प आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आपके सामने विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट का एक विंडो ओपन हो गया है, जिसमें आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जानकारी ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानने के लिए आपको केवल यहाँ लिखना है और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाती है। बार बार इन मेन्यूज में जाने के बजाय आप डायरेक्टली मेन कमांड्स अपने टूल बार से चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ फेवरेट बार अवेलेबल है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं और बार बार इन मेन्यूज पे नहीं जाना चाहते तो आप कुछ ऑप्शंस को आप टूल बार्स की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप उन टूल बार्स को जो आप ज्यादा प्रयोग करते हैं यहाँ रख सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करके फेवरेट बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ फेवरेट बार अवेलेबल हो जाती है। फेवरेट बार पे यदि मैं यहाँ क्लिक करूं तो देखें आपके पास यहाँ बिल्कुल वही लिंक अवेलेबल है जो मेरे पास मैंने फेवरेट्स में ऊपर स्टोर किया था। तो आप इस तरह से बार्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बार्स जब आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो अपनी प्रमोशन के लिए भी आपके ब्राउजर में ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यही राइट क्लिक करके ये अवास्ट की एक बार मेरे पास अवेलेबल है, जो कि एक एंटीवायरस के द्वारा एक बार प्रदान की गई है। यदि मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। मेरे पास ऑप्शन मांगा जाएगा, डू यू वांट टू डिसेबल दिस एड ऑन। यदि मैं डिसेबल करना चाहता हूं तो डिसेबल कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अवास्ट वाली जो बार है वो हट गई है। इस प्रकार से आप अपने ब्राउजर की बेसिक ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट में ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, जिसका प्रयोग हम ईमेल सेंड करने और रिसीव करने में कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, ये कुछ ही सेकंड्स में दूसरे व्यक्ति के पास हमारा मेल चला जाता है, पहुंच जाता है। इसीलिए इसे ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मेल्स रिसीव कर सकते हैं, मेल्स को सेंड कर सकते हैं और उनको बाद में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हमें ईमेल अकाउंट प्रयोग करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक यूजर नेम जो हमारी आइडेंटिटी होता है और दूसरा हमारे पास एक पासवर्ड जिससे हम अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। ये दोनों चीजें यूजर नेम और पासवर्ड हम जब ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये दोनों प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ एक खास बात ये है, हम जिस वेबसाइट पे ईमेल बनाते हैं उसका नाम हमारे ईमेल यूजर नेम के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ यदि हम ध्यान दें तो isstworld@gmail.com, isstworld मेरा यूजर नेम है और एट के बाद वाला जो नाम है उस वेबसाइट का है जहाँ मेरा ईमेल अकाउंट है। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें, वरिंदर सिंह 2079 ये मेरा यूजर नेम है। @yahoo.com का अर्थ है कि मेरा जो ईमेल अकाउंट है वो yahoo.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत जरूरी है कि आप दोनों चीजों को अलग अलग रखें। वेबसाइट का एड्रेस बिल्कुल अलग प्रकार से शो किया जाता है और ईमेल एड्रेस बिल्कुल अलग प्रकार से शो किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे www.google.com एक वेबसाइट का एड्रेस है
और isstworld@gmail.com एक ईमेल का एड्रेस है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता रहती है, इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ईमेल की सुविधा का प्रयोग करने से पहले आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। हम अब ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ईमेल काफी सारी वेबसाइट्स के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे कि gmail.com, yahoomail.com, rediffmail.com और इस तरह से hotmail.com। उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ एंटर करना है जिस वेबसाइट पे हमें मेल अकाउंट बनाना है। क्योंकि मुझे Gmail पे अकाउंट बनाना है तो यहाँ मैं gmail.com लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास Gmail अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर मेरे पास पहले से यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल है, अर्थात मैंने पहले ही अकाउंट बना रखा है, तो मैं यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके साइन इन कर सकता हूँ, अर्थात अपना जो मेल अकाउंट है वो खोल सकता हूँ। परंतु यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसके आधार पे आपका अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है, तो यहाँ मैं सबसे पहली जो फील्ड है वो है नाम। सबसे पहले यहाँ देखें आप, डिम लेटर्स में लिखा हुआ है फर्स्ट और यहाँ लिखा हुआ है लास्ट, अर्थात आप यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करें और यहाँ पे लास्ट नेम। तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ और यहाँ लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ यूजर नेम चुन सकता हूँ और यहाँ यदि आप ध्यान दें तो @gmail.com पहले से ही इसमें लिखा हुआ है, अर्थात जो यूजर नेम आप लेंगे उसके साथ ये साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं अपना यूजर नेम सेट कर लेता हूँ। तो मैंने नाम लिखा है singh-varinder2079@gmail.com। इसके साथ ही यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ। ये पासवर्ड मेरे अकाउंट खोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ये जरूरी है कि आप अपने पासवर्ड्स को संभाल के रखें, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस अर्थात आपके बिना जाने आपका मेल अकाउंट एक्सेस करने से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। इसलिए हमेशा पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप हमेशा याद भी रखें या अलग से किसी जगह पे उसे लिख के रखें ताकि वो पासवर्ड आपको कभी भी भूले नहीं। मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, जो पासवर्ड मैं यहाँ देना चाहता हूँ। जब आप टाइप करते हैं आपको यहाँ पे जीमेल के द्वारा पासवर्ड स्ट्रेंथ बताई जा रही है कि आपका जो पासवर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं कोई और पासवर्ड यूज करता हूँ इस पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेशन दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एरर अवेलेबल है कि पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप लेटर्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ दोबारा, जो सही पासवर्ड है जिससे मैं मेल ओपन करना चाहता हूँ। इसी तरह से यही पासवर्ड मुझे दोबारा कंफर्म करने के लिए डालना पड़ेगा। अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। सपोज करें यहाँ मैं हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, दिस पासवर्ड्स डोंट मैच, ट्राई अगेन। तो आप पासवर्ड जो है वो सही रखें, दोनों तरफ अगर सही होगा तो आपके पास एरर नहीं आएगा। इसके बाद बर्थडे, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं यहाँ पे। यहाँ पे डेट और यहाँ पे ईयर बता दें। उसके पश्चात आप जेंडर, मोबाइल फोन बताएं। मोबाइल नंबर देना यहाँ जरूरी होता है क्योंकि इस पे आपका एक मैसेज आता है जिसके जीमेल आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करता है। तो जो भी मोबाइल नंबर आप दें वो आपके पास उस वक्त अवेलेबल हो तो बढ़िया है, क्योंकि उस पे साथ के साथ ही मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। यदि आपके पास पहले से कोई ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। पहले से कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे उसको भी डाल सकते हैं, जिससे कि जीमेल के पास आपका करंट ईमेल आईडी भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, प्रमोशनल ऑप्शन है, जैसे डिफॉल्ट होम पेज। यदि आप चाहते हैं कि आप जब भी वेबसाइट खोलें तो आपके पास गूगल का पेज खुल जाए तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से एक वेरिफिकेशन अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको यहाँ कैरेक्टर्स पढ़ के नीचे टाइप करने पड़ते हैं। आप चाहें तो कैरेक्टर्स और चाहे तो ऑडियो का भी एक चैलेंज पिक कर सकते हैं, अर्थात ऑडियो सुन के आपको वो कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं। और यहाँ पे मैं इन कैरेक्टर्स को टाइप कर देता हूँ। अगर कैरेक्टर्स ठीक टाइप नहीं होंगे तो मेरे पास एरर आ जाएगा और मेरी अकाउंट नहीं बन पाएगा।
आप चाहें तो यहाँ पे इस बटन पे यदि आप क्लिक करें तो आप एक नया टेक्स्ट यहाँ पा सकते हैं, और आप एक दो बार इस पे क्लिक करें और आपको जो टेक्स्ट लगता है आसानी से आप एंटर कर सकते हैं, उसको टाइप करें। जैसे अब मैं इसको टाइप करना चाहता हूं। इसके पश्चात आपको लोकेशन की जानकारी देनी है। देखिए लोकेशन ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर लिया है, आप किसी और लोकेशन पे हैं तो लोकेशन चेंज कर दें। इसके साथ आई एग्री टू गूगल टर्म्स को आप यहाँ सिलेक्ट करें। आप इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप कर दें। जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप किया, आपके पास देखिए यहाँ फोन नंबर फिर से उभर के आ गया है, और गूगल के द्वारा यहाँ मैसेज शो किया गया है कि अकाउंट सिक्योरिटी के पर्पज से इसी नंबर का प्रयोग किया जाएगा। आप चाहें तो वेरीफाई अकाउंट दो तरीके से करवा सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के थ्रू। टेक्स्ट मैसेज में एक मैसेज आपके पास मोबाइल पे उपलब्ध हो जाता है, और यदि आप वॉइस कॉल करते हैं तो एक फोन आपके पास आ जाता है, जिसमें आप वॉइस कॉल में एक कोड अवेलेबल रहता है जो डाल के आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास यहाँ वेरीफाई योर अकाउंट के लिए एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है मोबाइल पे। मुझे वो मैसेज मेरे मोबाइल से पढ़ना है और इसमें फीड करना है। तो जो भी कोड मेरे मोबाइल पे अवेलेबल हुआ है वो मैं यहाँ फीड कर दूंगा। ये हर बार अलग कोड अवेलेबल होता है, और जैसे ही आप एंटर करते हैं आप इसके पश्चात कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपका कोड बिल्कुल ठीक है तो आपके पास यहाँ अकाउंट की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और देखिए आपके पास यहाँ पे गूगल अकाउंट जो है अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से अपने प्रोफाइल में चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल की फोटो, और इसके साथ चाहें तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट स्टेप जाता हूं तो मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। आपका ईमेल अकाउंट अवेलेबल हो गया है, और जो ईमेल अकाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये मेरे पास नया ईमेल अकाउंट मेरा बन गया है। इस अकाउंट के साथ मैं अपने मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकता हूँ, और उनमें मैनेज भी कर सकता हूँ, और बाद के प्रयोग के लिए उन्हें स्टोर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू जीमेल कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू टू जीमेल करता हूं, देखिए मेरे पास यहाँ मेरे ईमेल अकाउंट की लोडिंग होनी शुरू हो गई है, अर्थात ईमेल अकाउंट ओपन होने जा रहा है। यदि आपके पास नेट काफी स्लो हो तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोड बेसिक एचटीएमएल का, जिससे कि आपका नेट स्लो होने के पश्चात भी आपका जो ईमेल अकाउंट है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक वेलकम मैसेज है, यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास मेरा जो ईमेल अकाउंट है मेरे सामने आ जाता है। ये एक बेसिक व्यू है ईमेल अकाउंट का। लेफ्ट साइड पे आपके पास बेसिक ऑप्शन है, जैसे कि इनबॉक्स, जिससे आपके पास जो मेल्स आई हैं या रिसीव हुई हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। स्टार रेट पे यदि आप क्लिक करें तो यहाँ पे अभी मैसेज खाली है। आप चाहें तो कुछ मैसेजेस को आप स्टार रेट करके अपने पास यहाँ सेव कर सकते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट मेल्स एक अलग से सेगमेंट है, आप यहाँ इंपॉर्टेंट मेल्स को सेव कर सकते हैं। यदि आपने कोई मेल भेजी हुई है इस अकाउंट से तो सेंट मेल से आप वो मेल्स चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राफ्ट्स हैं, यदि आप कोई मेल लिख लेते हैं और उसी समय आप उस मेल को नहीं भेजना चाहते तो आप उसको ड्राफ्ट्स में सेव कर सकते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पे उसे सेंड भी कर सकते हैं। नई मेल लिखने के लिए आपके पास कंपोज का एक बटन अवेलेबल रहता है, इस बटन का प्रयोग करके आप नई मेल लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस तरफ आपके प्रोफाइल की जानकारी दी गई है। यहाँ यदि मैं क्लिक करूं तो मेरे पास मेरा नाम, मेरे अकाउंट का नाम और अकाउंट की बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, और इसी तरह से यहाँ से मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ, अर्थात अपने मेल से बाहर आ सकता हूँ। अब मैं इसे साइन आउट करता हूँ और यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। इस प्रकार से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाते समय कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ बिल्कुल ईमेल का फॉर्म वही अवेलेबल है जो मैंने कुछ समय पहले भरा है। अगर मैं उसी नाम को दोबारा लेने की कोशिश करता हूं तो someone already has that username, try another, एक मैसेज जीमेल की तरफ से आ गया है कि आप ये नाम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इस नाम का यूजर पहले से अवेलेबल है। तो आपको ये नाम बदलना पड़ेगा और आप फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कोई फील्ड जिसमें आप कोई भी वैल्यू नहीं भरते,
तो आपके पास उसका भी एक एरर मैसेज अवेलेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एरर मैसेज अवेलेबल हो गया है, यू कांट लीव दिस एम्प्टी। तो इसका अर्थ है कि आपको ये सभी फील्ड्स भरनी जरूरी हैं। और इसी तरह से तीसरी जो एरर हमने बात की थी, यदि आपका पासवर्ड मैच नहीं करता, जो आपने क्रिएट ए पासवर्ड बॉक्स और कंफर्म योर पासवर्ड बॉक्स में डाला है, तो आपके पास फिर से एक एरर आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह के एरर आप चेक कर सकते हैं और इस तरह के बेसिक एरर्स को दूर करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि अब मेरा अकाउंट बन गया है तो अब मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूं, अर्थात अपने अकाउंट को खोल सकता हूं। जब भी आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ एड्रेस बार में उस वेबसाइट का एड्रेस देना है जिस वेबसाइट पे आपका ईमेल अकाउंट अवेलेबल है। जैसे मेरा अकाउंट gmail.com पे है तो यहाँ मैं gmail.com टाइप करके एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ जीमेल अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ यदि देखें तो क्योंकि मेरे पास अब अकाउंट है तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूजर नेम डालता हूँ, जो भी यूजर नेम है। यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है, जो पासवर्ड आपकी जीमेल अकाउंट का है। यदि इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होगी तो आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा। अभी मैं साइन इन करता हूं इसे। जैसे साइन इन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है, डू यू वांट इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रिमेंबर दिस पासवर्ड। क्या आप चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका ब्राउजर है आपके द्वारा दिए गए इस मेल पासवर्ड को याद रखे। तो मोस्टली जब हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पासवर्ड सेव रहे उसमें। लेकिन जब आप कहीं साइबर कैफेज या बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे इंटरनेट का यूज करते हैं या किसी दूसरे के कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो मेल का पासवर्ड है या किसी भी तरह का कोई पासवर्ड है वो आपका ब्राउजर उसे स्टोर ना रखे। इसके लिए आप यहाँ डोंट ऑफर टू रिमेंबर एनी मोर पासवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसे नो कर सकते हैं। तो आपका जो ये पासवर्ड है ये स्टोर नहीं किया जाएगा जीमेल के द्वारा। जब भी आप मेल अकाउंट खोलते हैं तो इस तरह का अकाउंट आपके सामने आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हम 3 मुख्य भाग देखते हैं। यहाँ सबसे पहले टू, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति का मेल आईडी देना है जिसको हम मेल करना चाहते हैं। यदि हम एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करना चाहते हैं तो कोमा लगा के या @cc और @bcc के साथ एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मेल कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, अर्थात हमारा जो मैसेज है वो किस सब्जेक्ट किस विषय से रिलेटेड है वो हम यहाँ बता सकते हैं। जब भी मेल भेजी जाती है तो दूसरे व्यक्ति के पास ये सब्जेक्ट हाईलाइटेड होकर मेल मैसेज के रूप में पहुंचता है, जिससे कि वो सब्जेक्ट को देखकर मेल पढ़ता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ ये जो बॉक्स है ये मैसेज बॉक्स है, जिसमें हमें उस मैसेज को लिखना है जो मैसेज हमें भेजना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, जैसे मैं एक लाइन टाइप कर लेता हूं। यहाँ पे जब भी आप कोई लाइन टाइप करते हैं तो आप उस पे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास यहाँ एक लाइन लिखी हुई है और मैं चाहता हूं इसको बोल्ड करना, तो जो पार्ट मुझे बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से मैं। यहाँ पे देखें तो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बारी बारी से हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बोल्ड, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। इसी तरह से यदि आप इटैलिक करना चाहते हैं तो जो वर्ड या जो लाइन इटैलिक करनी है उसको सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक कर दें। इसी तरह से अंडरलाइन, आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं फॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट कर देता हूँ यहाँ से। इसी के साथ यहाँ पे साइज भी अवेलेबल है, आप चाहें तो लार्ज साइज, ह्यूज या नॉर्मल साइज भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं, जो कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कलर हमने लिया था ये फोरग्राउंड का कलर है, अर्थात अक्षरों का कलर है। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूं तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ से रेड क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास रेड कलर हो जाता है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका। इसी तरह से मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे साथ ही हाईलाइट कलर अवेलेबल है। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये कलर जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसकी बैक साइड पे अवेलेबल होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये बैक साइड पे अवेलेबल हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो इंसर्ट इमोशन आइकॉन्स का है। यदि आप यहाँ क्लिक करें तो काफी सारे इमोशन आइकॉन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ आपके पास काफी सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं जो कि इमोशन आइकॉन्स हैं। आप जैसा आइकॉन चाहते हैं वो क्लिक कर सकते हैं।
इन आइकॉन्स के साथ अपने भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास यहाँ लिंक का बटन भी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं किसी वर्ड के साथ आप किसी साइट का लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले पहले किसी वर्ड को, उसके पश्चात यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। आपके पास वेबसाइट का एड्रेस पूछा जाएगा और आप यहाँ एक वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं जिस भी वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं। और यदि आप ईमेल एड्रेस चाहते हैं लिंक करना तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे मेरे पास देखिए लिंक अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास नंबर लिस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ और उसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके नंबरिंग दे सकता हूँ। और इसी तरह से बुलेटिन लिस्ट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ से चाहूँ तो इंडेंट कर सकता हूँ टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है। और इसी के साथ यहाँ पे कोड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं।